हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं कंडक्शन पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और कंडक्शन का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था प्रीवियसली, आप उस वीडियो को एक बार वापस देख के फिर इन न्यूमेरिकल्स को समझना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि कंडक्शन के प्रॉब्लम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनालॉजी से होते हैं, और इसीलिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनालॉजी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि ये एक दो रॉड है ए बी और सी डी, सिमिलर रॉड्स हैं, सेम विड्थ है, सेम लेंथ है, सेम थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। और हमें थर्मल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है रॉड सी डी का 5 केल्विन पर वॉट, ठीक है। अब रॉड ए बी जो है इसका सिमिलर है, तो इसका भी रेजिस्टेंस सेम होगा, और इसके ये जो एंड्स हैं ये शोन टेम्परेचर पे मेंटेन है। तो हमें बताना है कि जो रॉड सी डी है उसमें हीट करंट कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे, और हमको दिख रहा है यहाँ पर कि ये नोडल एनालिसिस हम यहाँ लगाएंगे, है ना। नोडल कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मान लो आप सी डी का रेजिस्टेंस है R, और R की वैल्यू हमें दी हुई है 5। तो जो AC है, क्योंकि AB और CD सिमिलर रॉड्स हैं, तो पूरी AB रॉड का जो रेजिस्टेंस है वो R है, तो AC रॉड का रेजिस्टेंस होगा R/2 और इसका CB का R/2, ठीक है। और ये जो पॉइंट है C पॉइंट, इसका पोटेंशियल आप मान लो V, या हम क्योंकि हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं तो इसका टेम्परेचर आप मान लो T, ठीक है। तो आप नोडल एनालिसिस लगाओ, और नोडल ऐसे लगाएंगे यहाँ पर कि हम मानेंगे कि इस नोड का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, ठीक है। और हाईएस्ट है इसीलिए हीट करंट इससे दूर जा रहा है, तीनों तरफ, C से A जा रहा है, C से B जा रहा है, और C से D जा रहा है। तो हम C से A की तरफ लगाएं अगर तो इक्वेशन बनेगी T माइनस 100 अपॉन रेजिस्टेंस R/2 प्लस T माइनस 25 अपॉन रेजिस्टेंस R प्लस T माइनस 0 अपॉन R/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 2T माइनस 200 प्लस T माइनस 25 प्लस 2T इज इक्वल टू 0, और 5T इज इक्वल टू 225, ठीक है। तो जो T आया वो आ गया 45, ठीक है। अब T अगर 45 आ गया तो CD का हीट करंट जो है वो यही तो है, T माइनस 25/R, यही तो हीट करंट है CD का, HCD। तो HCD हो जाएगा 45 माइनस 25/R, तो HCD हो जाएगा 20, और R है 5, तो HCD हो जाएगा 4 वॉट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बच्चों, ये आ गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि एक सेमी सर्कुलर रॉड है ये, और एक स्ट्रेट रॉड है। स्ट्रेट रॉड इस तरीके से फिट कर रखी है हमने सेमी सर्कुलर रॉड में कि ये ऐसा एक डी टाइप का शेप बनेगा। अब दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है और मटेरियल सेम है। अब यहाँ हमें दिया हुआ है कि हमने ये जो एंड्स हैं इनको कुछ टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ है। लेट्स सपोज इसको हमने मेंटेन किया हुआ T1, इसको T2, और कुछ हीट यहाँ से जा रही है, मान लो Q1 स्ट्रेट पार्ट से, और कुछ सर्कुलर सेमी सर्कुलर पार्ट से जा रही है Q2, ठीक है।
तो हमें Q1 और Q2 का रेशियो बताना है ना। Q1 Q2 हीट है, हीट करंट नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हीट करंट होता है H, तो H1 जो होगा स्ट्रेट पार्ट से जो हीट करंट जाएगा वो होगा डेल्टा T बाय रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट पार्ट। H2 होगा डेल्टा T बाय रेजिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, ठीक है। और H1 को आप लिख सकते हैं dQ1 बाय, या इनफैक्ट हम इसको ऐसे लिख देते हैं, और H2 को आप इसको Q1 बाय T भी लिख सकते हो बड़े टाइम के लिए, और इसको आप dQ2 बाय dt और Q2 बाय T भी लिख सकते हो, ठीक है। और टाइम इंटरवल हमें सेम लेना है रेफरेंस के लिए। तो जो Q1 अपॉन Q2 का रेशियो होगा वो होगा R2 अपॉन R1, और हमें सेमी सर्कुलर पार्ट और स्ट्रेट पार्ट का रेशियो निकालना है। तो इसको हम Q2 अपॉन Q1 लिख देते हैं, वो हो जाएगा R1 अपॉन R2। अब जो R1 होगा, अब जो रेजिस्टेंस होता है थर्मल रेजिस्टेंस वो होता है L अपॉन KA। तो R1 जो है उसकी लेंथ, अगर ये रेडियस R मान लो तो R1 जो रॉड है उसकी लेंथ हो जाएगी 2R। R हमने रेडियस मान लिया है, ठीक है। और जो R2 वाला ऊपर सेमी सर्कुलर रॉड है उसकी लेंथ हो जाएगी पाई R। तो जो रेशियो आएगा हीट का Q2 बाई Q1 दैट विल बी 2:पाई, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 3 स्लैब दिए हुए हैं और तीनों स्लैब की थिकनेस अलग अलग है और कंडक्टिविटी अलग अलग है। अब इन तीनों को कंबाइन कर दिया और ये तीनों एक सिंगल स्लैब की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हमें बताना है जो एक सिंगल स्लैब होगा उसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो बेटा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए आप सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल। और जैसा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि हीट अगर ऐसे जा रही है ऐसे ही जाएगी हीट, क्योंकि थिकनेस T1 दी हुई है, ये थिकनेस, तो हीट हमेशा थिकनेस के अलॉन्ग फ्लो होती है। यानी उल्टा बोलूं कि आपको थिकनेस वही चीज़ दी होगी जिसके अलॉन्ग हीट फ्लो हो रही होगी। तो हीट अगर ऐसे जा रही है तो ये T1 थिकनेस हुआ, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ R इक्विवेलेंट वो हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो इन तीनों स्लैब के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो उसकी जो टोटल विड्थ होगी वो होगी T1 प्लस T2 प्लस T3, और क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लो। तो जो उसकी लेंथ हो जाएगी T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू एरिया A इज इक्वल टू T1 बाय K1A प्लस T2 बाय K2A प्लस T3 बाय K3A, ठीक है। A से A कैंसिल, तो जो K इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक L लेंथ का सिलेंडर है, और ये सिलेंडर एक एन्युलर सिलेंडर है, मतलब उस तरीके से है कि एक L लेंथ के सॉलिड सिलेंडर में से जिसका रेडियस R2 है उसमें से हमने R1 रेडियस का और सेम लेंथ का एक सिलेंडर को एक्चुअली काट के निकाल दिया, समझ के। और जो इस वॉल्स हैं सिलेंडर की इनकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमें अंदर का टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ है T1 पे और बाहर का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है T2 पे।
तो जो हीट फ्लो करेगी वो बाहर से अंदर करेगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है। ठीक है, तो हीट का जो फ्लो डायरेक्शन होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो जो फ्लो डायरेक्शन होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा, और इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से फ्लो करेगी हीट बाहर से अंदर, ऐसे, है ना। तो जो रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है और हीट फ्लोइंग निकालनी है। थर्मल रेजिस्टेंस निकाल करके हम हीट फ्लो पर सेकंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टेंस निकालना यहाँ पे सबसे बड़ा एक टास्क है। यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हीट का फ्लो डायरेक्शन देखो आप। अब हीट क्योंकि बाहर से अंदर आ रही है, तो जब हीट बाहर से अंदर की तरफ आएगी तो जो आप ये देख सकते हो कि जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो होता है L/KA। यहाँ पे सीधी सीधी जो लेंथ है वो तो हम देख सकते हैं कि ये लेंथ है R2 - R1। ठीक है, पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हीट एनकाउंटर करेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। आप इमेजिन करो कि एक सिलेंडर है L लेंथ का, और उसके अंदर हीट फ्लो हो रही है बाहर से अंदर, और उसके कर्व्ड सरफेस में से अंदर आ रही है। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हीट एनकाउंटर करेगी वो कर्व्ड सरफेस होगा। और क्योंकि हीट जैसे जैसे अंदर आएगी, रेडियस जो है वो वेरिएबल है, कम होता जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होगा वो भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करने के लिए अपन एक एलिमेंट मानते हैं, एक ये अपन ने एक सिलेंडर माना अपन ने, जिसका रेडियस हम x मान लेते हैं। ये x है, इसका रेडियस, और इसकी विड्थ है dx। विड्थ ये है, समझ गए? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब क्या है कि इसका अगर मैं रेजिस्टेंस लिखूं dr, तो dr होगा L/KA। अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ हमेशा हीट फ्लो के डायरेक्शन में मेजर की जाती है, और हीट फ्लो हो रही है बाहर से अंदर, तो इसकी लेंथ होगी dx। ठीक है, और इसका जो एरिया होगा वो होगा 2πx × L, और थर्मल कंडक्टिविटी K हमें दी हुई है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R, वो होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन 2πxLK, और जो लिमिट लगेगी R1 से R2। तो जो रेजिस्टेंस आ गया, थर्मल रेजिस्टेंस, वो आ गया 1/2πLK ln x, और लिमिट लग गई R1 से R2। तो जो रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 1/2πLK ln R2/R1। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस आया है, इससे आप हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम यानी हीट करंट को आप लिख सकते हो T2 - T1 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये आ जाएगा आपका T2 - T1 इंटू 2πLK, और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा ln R2/R1। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि एक दीवार है, वॉल है, उसकी 2 लेयर्स हैं A और B, और दोनों लेयर्स की थिकनेस इक्वल है।
और ए की थर्मल कंडक्टिविटी बी से ट्वाइस है। अब हमें ये भी दिया हुआ है कि दोनों पूरी वॉल के अक्रॉस जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर वो 36 डिग्री सेल्सियस है। यानी अगर यहाँ पे हम 0 डिग्री सेल्सियस मान लें तो ये 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। या अगर हम रिवर्स मान लें इसको कि हम ए के अक्रॉस यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस मान लें और यहाँ 36 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें ए के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो लेट सपोज ए और बी के जंक्शन पे टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख सकते हो कि ए के एक एंड पे टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है और दूसरे एंड पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जो ए के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है वो T डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब हीट क्योंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी, तो हीट का फ्लो जो होगा वो ऐसे इस तरफ होगा, 36 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक फ्लो करेगी, फिर T से 0 तक फ्लो करेगी। और हमको जो इसमें कंसेप्ट लगाना है वो ये लगाना है कि Q1 और Q2 को बराबर रखना है क्योंकि दोनों स्लैब सीरीज में लगे हुए हैं और सीरीज में इनका जो हीट फ्लो है या हीट करंट है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो हीट थी Q1 और Q2। अगर मैं हीट करंट को इक्वल रखूं तो H1 विल बी इक्वल टू H2, ठीक है। तो H1 जो होगा हीट करंट अक्रॉस B वो होगा 36 माइनस T, क्योंकि 36 बड़ा टेम्परेचर है और T छोटा टेम्परेचर है, अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा L यानी थिकनेस यानी T बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेते हैं हम, और थर्मल कंडक्टिविटी K हो जाएगा। एंड दैट विल बी इक्वल टू T माइनस 0, T बड़ा है, अपॉन T थिकनेस अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी 2K। तो ये जो बनेगा ये बनेगा 36 माइनस T इज इक्वल टू 2T। तो 3T इज इक्वल टू 36 और T विल बी इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर इज B, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि एक दीवार है जिसमें ऑल्टरनेट थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K1 K2 के ब्लॉक्स अरेंज्ड है और हर ब्लॉक का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है A, है ना, और सबकी जो लेंथ है वो D है। हमें इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि अगर हम रेजिस्टेंस लिखें तो दो ही टाइप के रेजिस्टेंस होंगे। एक तो R1 हो जाएगा D अपॉन K1A और R2 हो जाएगा D अपॉन K2A, जिनमें 3 तो R1 लगे हुए हैं और 3 R2 लगे हुए हैं जो कि सारे आपस में पैरेलल में हैं। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट वो होगा अगर इसको मैं ऐसे बोलूं कि जो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट होगा वो होगा 3/R1। देखो ये क्यों किया है मैंने 3/R1, क्योंकि R1 के 3 लगे हुए हैं पैरेलल में और R2 के भी 3 लगे हुए हैं और ये 3/R2 ठीक है। इसको आप 3 बार लिख दो या तो ऐसे कर लो, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3 विल बी कॉमन 1 अपॉन R1। R1 की वैल्यू जो है वो K1A/D और यहाँ पे K2A/D रिवर्स करके लिख दिया। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अगर उसको लिखूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखने के लिए आप देख लो कि जो R इक्विवेलेंट होगा वो होगा, देखो ये जो पूरा एक सिस्टम बना, इस सिस्टम की लेंथ तो D ही है, ठीक है, और इसकी जो K इक्विवेलेंट है उसको आप K इक्विवेलेंट लिख दो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर 6 स्लैब का, तो 1 2 3 4 5 6, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 6A, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा
के इक्विवेलेंट इंटू 6a अपॉन डी विल बी इक्वल टू a बाय डी इंटू 3 और अंदर आ जाएगा k1 प्लस k2। तो d से d कैंसिल, a से a कैंसिल, k इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका k1 प्लस k2 बाई 2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों ये बड़ा अच्छा एक सवाल है जिसके अंदर हमें दिया हुआ है कि एक स्फेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है, और ये शेल के जो अंदर का टेम्परेचर है वो θ1 है और बाहर का टेम्परेचर θ2 है। ठीक है, अब जो हीट फ्लो होगी वो बड़े टेम्परेचर से छोटे टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी, और या तो वो अंदर से बाहर जाएगी या बाहर से अंदर आएगी। तो हमें बताना है कि सेंटर से कितनी दूरी पे जो टेम्परेचर होगा वो जस्ट θ1 और θ2 का एवरेज टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले इनका शेल का रेजिस्टेंस निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस के फंक्शन में हमें शेल का रेजिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हम एक इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। हमने एक एलिमेंट माना, ये आप देख सकते हो, और ये मैं शेड कर रहा हूँ इसको। ये एलिमेंट की विड्थ जो है वो dx है और इसका जो रेडियस है वो है x। ठीक है, तो इस एलिमेंट में हम जब रेजिस्टेंस लिखेंगे इसका dr, तो वो हो जाएगा dx अपॉन इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लेट सपोज के, ये इसका रेजिस्टेंस होगा। और ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे कॉन्सेंट्रिक शेल्स, ये जो शेल होंगी ये सारी सीरीज़ में है, इसलिए जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे टोटल तो हम इंटीग्रेशन ऑफ dr कर देंगे। तो ये जो r आएगा ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर के। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे कि 1/4 पाई के को आप बाहर ले आए, इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx ये लिख दिया आपने। तो 1 ये r आ गया 1/4 पाई के और x की पावर -1/x, ये इसका इंटीग्रेशन होगा और लिमिट आप इसमें लगा दोगे r1 से x तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई के 1/r1 -1/x। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ x, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब ये तो रेजिस्टेंस आया, अब हमें ये पता लगाना है कि कितनी डिस्टेंस पे टेम्परेचर इस टेम्परेचर का हाफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालें R टोटल, तो R टोटल के लिए आप यहाँ पे R1 तो है ही और X की जगह आप रख दो यहाँ पे R2। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इससे आपका आ जाएगा। और जो यहाँ पे हीट फ्लो होगी, हीट करंट H, वो आ जाएगा, लेट्स सपोज θ1 बड़ा है तो θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय R टोटल। अब कंसेप्ट ये लगाएंगे हम कि हीट करंट सेम रहेगा थ्रू आउट, जितना अंदर से बाहर की ओर जाएगा उतना ही टोटल होगा वो। तो हमने मान लिया कि यहाँ का टेम्परेचर है T, जो कि इनका एवरेज टेम्परेचर है। T है यहाँ पे θ1 प्लस θ2 बाय 2। ठीक है, तो हम T माइनस θ1, इनफैक्ट इसको हम ऐसा ले लें θ2 को बड़ा मान लेते हैं हम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 और यहाँ t माइनस थीटा 1 बाय रेजिस्टेंस r। ठीक है, t की वैल्यू हम पुट करेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन r टोटल इज इक्वल टू t थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 माइनस थीटा 1 बाय r। तो ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन r टोटल जो है उसकी वैल्यू आपको बता दूं, ये r टोटल की वैल्यू है। तो आप इसको देख सकते हो, ये r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2 4 पाई के हो जाएगा। तो r टोटल को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा उधर तो हो जाएगा r2 माइनस r1 और ऊपर 4 पाई के r1 r2 हो जाएगा। और इस तरफ ये आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2 और r की जगह आ जाएगा r की जगह आप वेरिएबल r पुट करोगे तो हो जाएगा x माइनस r1 और ऊपर आ जाएगा 4 पाई के इंटू r1 इंटू x। ठीक है बच्चों, तो ये 4 पाई के r1 कैंसिल हो जाएगा और थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू r2 बाय r2 माइनस r1 विल बी इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू x अपॉन 2x माइनस r1, इससे कैंसिल। और x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो 1, मैंने क्या करा, मैं ये करता हूँ कि x माइनस r1 अपॉन x इसको एक तरफ रख लिया और ऊपर हो गया r2 माइनस r1 अपॉन 2r2, ये एक तरफ हो गया। तो उधर आ गया 1 माइनस r1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस r1 अपॉन 2r2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस r1 अपॉन 2r2 इज इक्वल टू r1 अपॉन x। और यहाँ पे मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा r1 प्लस r2 अपॉन r2 इज इक्वल टू r1 अपॉन x और x आ जाएगा यहाँ पे हमारा r1 r2 2r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। तो सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर के बराबर आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया करेक्ट सी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों ये दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल स्क्वायर रॉड्स हैं और उसको 2 तरीके से वेल्ड किया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हो फिगर ए में सीरीज में वेल्ड किया हुआ है और फिगर बी में पैरेलल में वेल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर सीरीज की बात करूँ, इस वाले की बात करूँ, तो इसके अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 2R होगा। और इसकी बात करूँ अगर, तो इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 होगा, पैरेलल में है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि 10 कैलोरी हीट 2 मिनट में फ्लो हो रही है सीरीज में। तो Q/T इज इक्वल टू डेल्टा T जो कि 100 है और रेजिस्टेंस 2R। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है कि पैरेलल में 10 कैलोरीज हीट लेट सपोज T टाइम में फ्लो होती है, हमें टाइम निकालना है। तो दैट विल बी इक्वल टू 100 अपॉन R/2। ठीक है, तो हम अगर ये दोनों डिवाइड कर दें, ये फर्स्ट ये सेकंड, अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये आ जाएगा T/2 विल बी इक्वल टू 1/4 और T आ जाएगा ½ मिनट। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा अपना आंसर इसका।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 3 अलग अलग रॉड्स दी हुई हैं, कॉपर की, एल्यूमिनियम की और ब्रास की, और हमें ये जो जंक्शन के टेम्परेचर्स हैं T1 T2 ये निकालने हैं। तो यहाँ तो दिखते ही, ऐसा क्वेश्चन दिखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस लगाएं। यानी हम जैसे ये एक नोड ले लें और ये एक नोड ले लें और यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस लगा के 2 इक्वेशन बनाएं। तो वही करते हैं हम पर उससे पहले सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लिखते हैं। जैसे जो कॉपर की रॉड है, एल्यूमिनियम की रॉड है और ब्रास की रॉड है, इनकी लेंथ और एरिया सेम है, पर इनका जो के है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये अलग अलग है ना। तो अगर हम कॉपर की रॉड का रेजिस्टेंस R मान लें, ठीक है, तो R होगा L/2KA, और इसी हिसाब से जो एल्यूमिनियम की रॉड है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, है ना। और इसी में ही अगर अपन ब्रास का लिख दें तो वो 4R। ठीक है बच्चों। तो अब हम अगर नोडल एनालिसिस लगाएं, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस, ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी T1 माइनस 100 अपॉन R प्लस T1 माइनस T2 अपॉन 2R इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा आपका 3T1 माइनस T2 और इज इक्वल टू 200, फर्स्ट इक्वेशन। और अगर दूसरी नोड पे लगाऊं, इस नोड पे लगाऊं, तो इक्वेशन बनेगी T2 माइनस T1 अपॉन 2R प्लस T2 माइनस 0 अपॉन 4R इज इक्वल टू 0। तो 2T2 माइनस 2T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3T2 इज इक्वल टू 2T1। और इसकी वैल्यू अगर मैं पुटअप कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो T2 की वैल्यू है 2T1/3, तो 3T1 माइनस 2T1/3 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो ये एलसीएम आप ले हो इसमें, तो 9 माइनस 2 7T1/3 इज इक्वल टू 200, और T1 आ जाएगा 600/7। और सिमिलरली अगर T2 निकालूंगा तो T2 आ जाएगा 2/3 ऑफ 600/7, तो T2 आ जाएगा 400/7 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया बच्चों इसका आंसर। अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ये बताना है कि एक ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की रॉड है, और इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम चैम्बर और 0 डिग्री सेल्सियस का आइस चैम्बर के बीच में लगा रखा है। अब यहाँ पर हमको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि इनिशियल रेट ऑफ हीट फ्लो dQ/dt विल बी, मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मिनिमम कहाँ पर होगा, या हर जगह सेम होगा, ये बताना है। तो बेटा आप अगर आगे के ऑप्शंस में देखो तो आगे के ऑप्शन में स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लो भी दिया हुआ है, विच मीन्स कि इनिशियल रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब है यहाँ पर वेरिएबल स्टेट, कि शुरू में वेरिएबल स्टेट है। और क्योंकि वेरिएबल स्टेट में वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है जो हम लगाते हैं स्टेडी स्टेट में, पर हम फिर भी अगर हमें सिर्फ एक वो करना हो, अप्रॉक्सीमेशन करना हो, तो हम ये जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है
दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया सबसे ज़्यादा ए सेक्शन का बड़ा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन ए इज मिनिमम और फिर रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन बी इज मैक्सिमम। ठीक है, बी का ए से बड़ा है और बी का मैक्सिमम है रेजिस्टेंस और ए का मिनिमम है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हीट करंट है डी क्यू बाई डी टी, दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जहाँ का रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ का हीट करंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ए सेक्शन का रेजिस्टेंस सबसे कम है तो वहाँ का हीट करंट सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसके आंसर एक तो आएगा पी, यानी मैक्सिमम एट सेक्शन ए और मिनिमम एट सेक्शन बी, यानी एस, पी और एस। ठीक है, अब आता है कि स्टीडी स्टेट में हीट रेट ऑफ हीट फ्लो। तो स्टीडी स्टेट में रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पूरी रॉड में से पर यूनिट टाइम में सेम हीट करंट ही तो पास होगा सीरीज में, ठीक है ना। तो इसका मतलब इट विल बी सेम फॉर ऑल, यानी टी ऑप्शन होगा इसका। और टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें स्टीडी स्टेट में, तो अगर हम इस चीज़ को ऐसे देखें कि जो हीट फ्लो होता है, हीट करंट, दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट इनटू के ए। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये कांस्टेंट है हीट करंट, के कांस्टेंट है, तो डी टी बाई डी एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जहाँ का एरिया सबसे बड़ा है वहाँ का डी टी बाई डी एक्स मिनिमम होगा। तो डी टी बाई डी एक्स एरिया सबसे बड़ा ए का है, तो वहाँ का डी टी बाई डी एक्स मिनिमम होगा। तो इट विल बी मिनिमम एट सेक्शन ए, यानी ऑप्शन नंबर एक तो हो गया आर, और मैक्सिमम एट सेक्शन बी यानी क्यू, क्यू और आर। और डी टी बाई डी एक्स जो है डी टी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा यहाँ पे स्टीडी स्टेट में आपको पता है कि हर क्रॉस सेक्शन अपना कांस्टेंट वैल्यू पे, कांस्टेंट मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुँच चुका है, और उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो डी टी बाई डी टी विल बी सेम फॉर ऑल द सेक्शंस, यानी इसका आंसर आएगा टी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए का पी एस, बी का टी, सी का आर क्यू और डी का टी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में बच्चों ये एक्चुअली IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है कि एक क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स है। इस क्यूबिकल बॉक्स में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दो मेटालिक प्लग लगे हैं, एक तो ये और एक ये, और दोनों प्लग की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और बीच में सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हीट बना रही है 36 कैलोरी पर सेकंड के रेट से। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि हमें सोर्स ऑफ एनर्जी का टेम्परेचर निकालना है, जो अंदर का टेम्परेचर है। तो हम यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस को अगर गौर करें कि 62, 46, 76 और 52, इन चारों ऑप्शंस में से जो आंसर है वो एक ना एक होगा। तो इसका मतलब है कि सोर्स ऑफ एनर्जी का टेम्परेचर 100 से कम है। तो इक्विलिब्रियम में होगा क्या कि यहाँ से बाहर से अंदर तक 100 से सोर्स ऑफ एनर्जी तक हीट जाएगी, और उसमें ये सोर्स ऑफ एनर्जी खुद की जो हीट जनरेट कर रहा है वो ऐड करके बाहर बी साइड पे भेजेगा। तो हमें हीट को इक्वेट करना है कि जो ए से अंदर हीट आ रही है प्लस ये जो हीट पर सेकंड जनरेट हो रही है, ये वही हीट होगी पर सेकंड जो बी के पास जा रही है। तो ये हमें करना है। तो इसके लिए हम जब रेजिस्टेंस की बात करें तो हम रेजिस्टेंस को आर मान लेते हैं। तो जो आर होगा वो होगा L बाय के ए, यानी 8/12, और जो के है वो हाफ है, तो हो जाएगा 4/3। ठीक है, मैं यूनिट इसमें नहीं लिख रहा हूँ अभी।
और सब यूनिट्स आप देखो कैलोरी सेंटीमीटर में है तो हम उसमें ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से जो हीट आ रही है, लेट्स सपोज वो Q1 है, जो सोर्स ऑफ हीट करंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको अपन H1 लिख देते हैं। और ये जो हीट करंट डेवलप कर रहा है वो H है और बाहर निकल रहा है H2, तो जो H2 होगा वो होगा H प्लस H1, ठीक है। तो H2 क्या है, H2 होगा, लेट सपोज सोर्स का टेम्परेचर है T, मान लो सोर्स का टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, तो H2 हो जाएगा T-4 अपॉन रेजिस्टेंस R, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी रख दूँ तो हो जाएगा 3T-3, 3T/4 -3, ठीक है। और H1 जो होगा वो होगा 100 -T अपॉन R 4/3, तो हो जाएगा 75 - 3T/4, ठीक है बच्चों। और H जो है वो है 36 कैलोरीज पर सेकेंड। तो अगर हम इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को रखें तो 3 ये आएगा अपना H2 यानी 3T/4 -3, 3T/4 -3 इज इक्वल टू 36 प्लस 75 - 3T/4, तो ये 3T/2 इज इक्वल टू 39 प्लस 75, तो 39 प्लस 75 जो है वो हमारा हो जाएगा 114, ठीक है बच्चों। तो 3T/2 विल बी इक्वल टू 114, तो जो T आएगा वो आ जाएगा 114 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 114 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, यह आएगा आपका 76 डिग्री सेल्सियस, विच इज द करेक्ट आंसर C, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 4 आइडेंटिकल रॉड दी हुई हैं, आप आइडेंटिकल वर्ड पे ध्यान दो, और 4 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, यानी 1 2 3 4। तो आइडेंटिकल का मतलब इसकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और इनका मटेरियल भी सेम है, आगे दिया हुआ है। तो आप मान लो कि हर एक रॉड का जो रेजिस्टेंस है वो R है। तो ये जो आधी रॉड है AB की आधी EB, इसका रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, और इस आधी का रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस R, इसका R, इसका R, और यहाँ का टेम्परेचर हम T मान लेते हैं, जिस जंक्शन का टेम्परेचर हमें निकालना है, और हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं। तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस T minus T2 divided by 3R/2 plus T minus T3 divided by R plus T minus T1 divided by 3R/2, ये आ गया। तो ये इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम लेने पर जब हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2T minus 2T2 अपॉन 3R प्लस 2T minus T1 अपॉन 3R प्लस T minus T3
अपॉन आर इज इक्वल टू 0। तो 2T2 माइनस इनफैक्ट 2T माइनस 2T2 प्लस 2T माइनस 2T1 प्लस 3T माइनस 3T3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 7T, ये हो गया 2T और 3T, ठीक है। 7T माइनस 2T2 माइनस 2T1 माइनस 3T3 इज इक्वल टू 0। तो 7T इज इक्वल टू 2T2 प्लस 2T1 प्लस 3T3। तो T आ गया 2T2 प्लस 2T1 प्लस 3T3 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे K जो आ गया हमारा वो आ गया 7। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बच्चों जेई 2011 का सवाल है और इसमें हमें स्लैब दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। हर स्लैब की जो डेप्थ है इनसाइड द प्लेन वो L है और इसकी ऐसे लेंथ 4L है और ऐसे L है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसकी लेंथ है ऐसे 4L और ये है L और डेप्थ है L। ये है ऐसे 2L, डेप्थ है L और ऐसे लेंथ है 4L। ठीक है, तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम सबके रेजिस्टेंस लिख दें सबसे पहले, तो जो A वाला होगा उसका रेजिस्टेंस होगा L, उसकी लेंथ है L और उसका एरिया है 4L। क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, हीट कैसे फ्लो हो रही है, हीट ऐसे फ्लो हो रही है इस तरफ, तो हीट के अक्रॉस सामने की तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया जो आ रहा है वो हो जाएगा 4L इंटू डेप्थ, यानी 4L स्क्वायर, और इसका जो K है वो 2K है। तो ये आएगा आपका 1/8LK। ठीक है, ऐसे ही B वाले का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आप देख सकते हो, लेंथ उसकी है 4L और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है L स्क्वायर और इंटू 3K, तो 4/3LK। ठीक है, C वाले का जो होगा वो होगा लेंथ है उसकी 4L डिवाइडेड बाय उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है 2L स्क्वायर इंटू 4K। तो हो जाएगा 1/2LK। और जो D है उसका बात करूं तो उसकी लेंथ है 4L और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है L इंटू L यानी L स्क्वायर और K है 5K, यानी हो जाएगा 4/5LK। और E वाले का बात करो तो E वाले का जो लेंथ है वो है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E वाले का हो जाएगा 4L इंटू L यानी 4L स्क्वायर इंटू जो K है वो 6K है, यानी 1/24LK। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंसेस हो गए। अब इसके बेसिस पे आप ऑप्शन को चूज देखिए कि सबसे पहले ऑप्शन नंबर A कि हीट फ्लो थ्रू A एंड E विल बी सेम, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम इस रेजिस्टेंस का वो बनाएं कॉम्बिनेशन, ये तो हो गया RA, ये हो गया RB, ये हो गया RC, ये हो जाएगा RD और ये हो जाएगा RE। तो हीट जो भी इससे फ्लो होगी वही इससे फ्लो होगी। ठीक है, हीट फ्लो थ्रू E इज मैक्सिमम। हालांकि जो हीट फ्लो हो रही है इन तीनों में वो सबसे ज़्यादा तो
ई और ए में से जा रही है, पर उसमें ए नहीं लिखा तो इसलिए हम ये ऑप्शन नहीं देखेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब ई इज स्मॉलेस्ट। अब बेटा आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ ई इज मिनिमम, सबसे मिनिमम है ना। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी बात करूं तो डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टेम्परेचर रेजिस्टेंस, क्योंकि एच इज सेम, हीट करंट सेम है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो डेल्टा टी मिनिमम जो होगा वो ई के अक्रॉस मिनिमम होगा, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी कि सी के अक्रॉस और जो हीट फ्लो होगा वो बी और डी के हीट फ्लो का सम होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि आर बी, आर सी और आर डी पैरेलल में है, तो जो डेल्टा टी अक्रॉस बी होगा वही होगा डेल्टा टी अक्रॉस सी, और वही होगा डेल्टा टी अक्रॉस डी। ठीक है, तो जो अगर हीट फ्लो की बात करूं एच बी जो होगा, अगर हम इसको चेक कर रहे हैं डी ऑप्शन को, तो चेक करने के हिसाब से लिखूं कि एच सी विल बी इक्वल टू एच बी प्लस एच डी, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एच सी हो जाएगा डेल्टा टी सी अपॉन आर सी, और एच बी हो जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन आर बी प्लस डेल्टा टी डी अपॉन आर डी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये तो सेम है। तो आर सी, आर बी और आर डी की वैल्यू पुट कर दूं तो आर सी हो जाएगा 2Lk इज इक्वल टू 1 आर बी हो जाएगा 3Lk/4 प्लस 1 आर डी हो जाएगा 5Lk/4। तो आपको दिख रहा होगा कि कैंसिल हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।